अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस 1 आखिरकार मून मिशन पर निकल पड़ा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने करीब आधी सदी के बाद चंद्रमा पर अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हालांकि मिशन की लॉन्चिंग से पहले कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सब ठीक रहा। आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए नासा चांद पर ओरियन स्पेसशिप को भेज रहा है। स्पेसशिप 42 दिनों में चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। स्पेस मिशन की लॉन्चिंग से ठीक पहले नासा को अपने न्यू मून रॉकेट में फ्यूल डालते समय नए रिसाव का पता चला। यदि 3 हफ्ते की टेस्ट फ्लाइट सफल हुई तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कई साल की देरी और अरबों से ज्यादा की लागत लगने के बाद स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट ने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के टॉप पर रखा गया था, जो उड़ान के 2 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था। यह मिशन अमेरिका के प्रोजेक्ट अपोलो का अगला फेज है। प्रोजेक्ट अपोलो में 1967 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी। इस लॉन्चिंग को नासा के आर्टेमिस मिशन की शुरुआत मानी जा रही है। यह नाम पौराणिक मान्यता के अनुसार अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर रखा गया है। नासा का उद्देश्य 2024 में अगली उड़ान में चंद्रमा के आसपास अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का और फिर 2025 में आम लोगों को वहां उतारने का है। नासा चंद्रमा पर एक बेस बनाना चाहता है और 2030 एवं 2040 के दशक के अंत तक मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता है। नासा ने अपोलो के चंद्र लैंडर की तरह 21वीं सदी में स्टारशिप विकसित करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स को किराए पर लिया है। चुनाव आते ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दल बदल करना नेताओं के लिए आम बात है। कुछ ऐसा ही एनसीपी नेता रेशमा पटेल ने साबित किया है। एनसीपी की गुजरात महिला मोर्चा अध्यक्ष रेशमा पटेल ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। रेशमा पटेल आज आपके राज्यसभा सांसद और गुजरात के प्रभारी राघव चड्डा की उपस्थिति में विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में जुड़ गई हैं। एनसीपी और कांग्रेस द्वारा गठबंधन कर 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिलने से रेशमा पटेल ने एनसीपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली है। મારી શક્તિ અને સમય એવી પાર્ટી સાથે જોડાય કે જ્યાં ગુજરાતની જનતાનું ભવિષ્ય છે। એક સામાન્ય ગુજરાતની જનતાની માંગ શું હોય છે? રોટી, કપડાં અને મકાન। અને આને સર્જન કરવા માટે એક શિક્ષણની જરૂર હોય છે, એક આરોગ્યની જરૂર હોય છે અને સારી વ્યવસ્થાની જરૂર હોય છે, જે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જ આ વિશ્વાસ પૂરો કરી શકશે। એટલા માટે અને માનનીય કેજરીવાલજી સાહેબ જે એક જમીની તોર પરથી એક આંદોલનમાંથી ઊભા થયેલા એક એવા નેતા છે કે જે એક આંદોલનકારીની ભાવનાને સમજી શકે છે અને એક આમ જનતાને પણ સમજી શકે છે। એટલા માટે આજે હું આમ આદમી પાર્ટીના મંચ ઉપર બિરાજમાન છું। મારે કોઈના વિશે કોઈ બીજી કોઈ ટિપ્પણી નથી કરવી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે હું બહુ જ ખુશ છું અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે માનનીય કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓનું જે જુનૂન છે, જે જોશ છે, એની સાથે હું ચોક્કસ રીતે મારી શક્તિને વધારી શકીશ અને લોકો માટે કાર્ય કરી શકીશ। અહીંયા સ્ટાર પ્રચારક રહેવું એના કરતાં પણ હું એવું કહીશ કે પાર્ટી મને જે પણ જવાબદારી આપશે એ મારે નિભાવવાની છે। અહીંયા હોદ્દા કરતાં હું આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યકર્તા છું, એ મારા માટે ખૂબ જ સૌભાગ્યની વાત છે। પાર્ટી જે પણ કંઈ જવાબદારી આપશે હું ચોક્કસ નિભાવીશ। પાર્ટીનો આદેશ સર્વમાન્ય। ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા રાખવી એ સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ રાજકીય દલમાં હોય કે કોઈ પણ રાજકીય નેતા હોય એની હોય જ છે। હું એવું ક્યારેય નથી ભાગતી કે ચૂંટણી ના લડવી જોઈએ, પરંતુ યોગ્ય સમીકરણની જે પણ કંઈ ચર્ચા હોય છે પાર્ટી નિર્ણય કરતી હોય છે। પાર્ટી મને જે પણ નિર્ણય સંભળાવશે એ મારા માટે હું એમનું સ્વાગત કરીશ અને મારી પૂરેપૂરી શક્તિનો સમયનો યોગદાન હું પાર્ટી માટે કરીશ અને પાર્ટી થ્રુ જે પણ કંઈ ગુજરાતની જનતા માટે કાર્ય કરી શકીએ અને મજબૂતાઈથી તાનાશાહી સરકાર સામે લડીશ। નહીં, વાતચીત તો ચાલતી હોય છે, પ્રામાણિક પાર્ટી હોય છે, એમાં સારા લીડરોનો અવકાશ હંમેશા હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત નિર્ણય લેવામાં પ્લસ માઇનસ થતું હોય છે, સમય જતો હોય છે। પરંતુ હું એવું માનું છું કે શિક્ષણ અને આરોગ્યની વાત આમ આદમી પાર્ટી જે કરી રહી છે એ વાસ્તવિકતામાં
જે પ્રજા પીડાઈ રહી છે, શિક્ષણના મુદ્દા હોય, આરોગ્યના મુદ્દા હોય કે સુરક્ષાના મુદ્દા હોય, દરેક મુદ્દાઓને લઈને આમ આદમી પાર્ટી સત્યની અને રાજનીતિ કરે છે, રાજકારણ નહીં. અમે રાજનીતિ કરવા માટે આવ્યા છીએ. ધન્યવાદ. राघव चड्ढा ने रेशमा पटेल का टोपी और खेस पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर सूरत पूर्व की प्रत्याशी कंचन जरीवाला और परिवार समेत बीजेपी द्वारा अगवा किए जाने को राघव चड्ढा ने लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है। रेशमा पटेल जी जो एनसीपी में स्टेट विंग की, स्टेट महिला विंग की अध्यक्ष रहीं, जो पाटीदार आंदोलन हुआ उसकी जो आंदोलन समिति थी उसकी एक प्रमुख चेहरा और शायद इकलौती महिला उस समिति की सदस्य थी। ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ी हुई नेता आज आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि गुजरात में जिस हिसाब से महिला शक्ति का सपोर्ट और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बड़ी बड़ी कद्दावर महिला नेता जो अपने दशकों का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव और सामाजिक और राजनीतिक कमाई लेकर आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर गुजरात के विकास के लिए और गुजरात को बुनियादी सुविधाएं देकर एक खुशहाल गुजरात बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं। हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला। कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। ये किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं। जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए। वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है उन्हें सूचना दे चुके हैं, लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। नवायार्ड विस्तार में अमरनगर और रोशन पार्क के लोग उफनती गटर, पानी और सड़क की समस्या से परेशान हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रचार जोरों पर चल रहा है, ऐसे में नवायार्ड विस्तार के अमरनगर और रोशन पार्क विस्तार के लोग उफनती गटर, पानी और बेहाल सड़कों की समस्या से त्रस्त हैं। आज इन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं नारों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस की प्रचार गाड़ी को भी इन्होंने रोका। स्थानीय लोगों ने इस विस्तार के नगर सेवकों की हाय हाय के नारे भी लगाए। सालों से हमारे विस्तार में रोड अच्छा नहीं है। जब भी बारिश आती है तब बारिश आती तो डीचन तक पानी हो जाता है हमारे विस्तार में और सबके घर में पानी चला जाता है और हमारे विस्तार में इतना खराब पानी आता है का पानी के कारण से जड़ा उल्टी कहीं ऐसा सब हो जाए। अभी हफ्ते पहले न्यूज़ में आया था, उन लोगों ने
न्यूज़ में दिया, उसके बाद उन लोगों ने एक्शन लिया और वार्ड नंबर 1 में जहाँ पे भी वहाँ पे पानी लीकेज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसके कारण ही हर एक विस्तार में ख़राब पानी आता है। आप गली मोहल्ले में जाओ, वहाँ पे गटर इतनी बड़ी नहीं है, गटर का भी काम करना है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे विस्तार में आ नहीं रहा है और काम नहीं कर रहा है। अगर जो चुटनी आ रही है उसके लिए हमारा रोड अच्छा करने आ रहे हैं, मतलब वो जो छोटा छोटा पेच मारने के लिए अपने कैसा जीन्स पैंट फटा हुआ होता है उसमें अपने ठिंगरा लगाते हैं, उस तरह से आके रोड अच्छा करेंगे। बस अभी थोड़ा सा ठिंगरा मार के चले जाएंगे कि अभी ये रोड हमने अच्छा कर दिया और कुछ कर नहीं रहे। कोई भी हमारे विस्तार में विकास जैसा है ही नहीं। अभी रोड बनाया तो रोड के आप आसपास देखो कहीं पे भी फुटपाथ नहीं है। जो फुटपाथ क्यों होता है कि एक नागरिक को चलने के लिए, लेकिन इधर तो फुटपाथ ही नहीं है। अगर जहाँ पे फुटपाथ है वहाँ पे भी उन लोगों ने सब दबान करके रखा हुआ है। हम तो वही बता रहे हैं कि हमारे विस्तार में हमको विकास चाहिए, अगर विकास नहीं तो किसी को वोट नहीं। ये बड़ौदा शहर सियाजीगंज विस्तार लगता है, वार्ड नंबर 1 लगता है। अभी 5 साल में चुटनी आई है। अभी लोग सब बारिश में जैसे मेंढक निकलता है ना, तैसे अपने अपने बारिश होगी ना तैसे मेंढक निकलता है। अभी चुटनी आ गई है, अभी सब लोग घर से बाहर निकलेंगे। इस बार हमने फैसला करा है हमारे विस्तार में नई रोड की परेशानी रोड की, और ये यहाँ पे डिवाइडर भी टूटा हुआ है, कचरा भी जगह जगह पड़ा रहता है और जगह जगह गंदगी भी है और उसमें पानी पीने का आता है, उसमें गंदा पानी आता है और पानी गंदा आता है, उसमें डेंगू मलेरिया आता है और कुछ काम यहाँ पे करते नहीं है। इस बार हमने सोचा है, इस बार हम नहीं कांग्रेस नहीं भाजपा नहीं आम आदमी, इस बार कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करते हैं हम इस बार। गुजरात विधानसभा 2022 में प्रत्याशियों के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मशक्कत वडोदरा शहर जिला की सीटों पर करनी पड़ी है। गुजरात विधानसभा की 182 बैठकों में से भाजपा द्वारा 181 बैठकों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मांजलपुर बैठक नामांकन भरने की आखिरी शाम तक तय नहीं हो पाई। दरअसल मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ने की जिद पकड़कर बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी युवा को मौका दिए जाने की कवायद की जा रही है, जिसमें मांजलपुर का मामला अभी तक उलझा हुआ है। इसी बीच योगेश पटेल ने मांजलपुर बैठक से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय दावेदारी का मन बना लिया है और सभी डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए हैं। वहीं वडोदरा जिला की करजन बैठक पर टिकट नहीं मिलने से भाजपा के पूर्व विधायक सतीश पटेल ने बगावत करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिला प्रभारी और कार्यकारी भाजपा अध्यक्ष के समझाने के बाद सतीश पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव और पादरा के पूर्व विधायक दिनेश पटेल को भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह दोनों निर्दलीय दावेदारी पर अटके हुए हैं। मधु श्रीवास्तव वाघोड़िया से और दिनेश पटेल पादरा से निर्दलीय दावेदारी कर सकते हैं। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती दिखा रही है। आज हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी, वो हमारे साथ वीएनएम से जुड़ने के लिए तैयार है। अरविंद जी, सीधा सवाल पहले एक है कि गुजरात में जो हिसाब से आप आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, कितनी सीटें के लक्ष्य होंगे? लोगों को हमारा एजेंडा बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपने दिल्ली में बिजली मुफ्त की, पंजाब में बिजली मुफ्त की, आप गुजरात में भी हमारी बिजली मुफ्त कर दीजिए। तो मैं गुजरात के लोगों को गारंटी देता हूँ कि सरकार बनने के बाद 1 मार्च से गुजरात के लोगों के बिजली के बिल 0 आया करेंगे। जैसे दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, पंजाब में बिजली के बिल 0 आते हैं। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं। लोग अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। पूरी शिक्षा मुफ्त कर दी हमने, सबके लिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में हमने शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। गुजरात में भी करेंगे। दिल्ली में हमने 12 लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाए हैं, यहाँ पे भी युवाओं को रोज़गार देंगे। तो इस किस्म की बात आज तक गुजरात में ना तो भाजपा ने की, ना कांग्रेस ने की। लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है और लोगों को यकीन हो रहा है क्योंकि हम दिल्ली में करके आए हैं। इस वजह से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
जैसे आपने कार्यक्रम में बताया था कि कांग्रेस की ये बार 5 सीट आने वाली है, तो कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि हमारी 125 सीट आकर के हम सरकार बना रही है। जो मर्जी दावा करें, आप भी अगर एक बार सड़क पे निकल जाओ, लोगों से बात करो, एक आदमी नहीं मिलता जो कांग्रेस का नाम ले दे। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। 2017 में लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया था सरकार बनाने का, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाई नहीं। अब लोग कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं, बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। और एक हवा का झोंका आता है ना, ताज़ी हवा का झोंका, फ्रेश हवा का झोंका, आम आदमी पार्टी उसी तरह से है। एक फ्रेश हवा का झोंका आया है, नई राजनीति लेके, नई सोच लेके, नए चेहरे लेके, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी अभी जो इलेक्शन का कैंपेन कर रही है, तो वैसे ही इलेक्शन का कैंपेन 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बता रही थी कि पिछले सालों का हिसाब किताब दो। तो क्या आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की दोनों स्ट्रेटेजी के सेम है चुनाव की? वो 2014 का चुनाव, हर चुनाव अलग होता है, ये चुनाव अलग है। ये चुनाव है कि 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। एक तरफ 2017 में भी जनता बदलना चाहती थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। अब 2022 में जनता बहुत खुश है कि उन्हें एक अच्छा विकल्प मिल गया। तो बीजेपी की नेगेटिविटी है, आम आदमी पार्टी का अच्छा एजेंडा है, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता है, युवाओं की पार्टी है, ये होप है, उम्मीद दे रही है आम आदमी पार्टी। इन दोनों को मिलके एक बड़ा बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पर जो गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा के गढ़ रहा है, कितना मुश्किल रहेगा? नहीं, मुश्किल है, डेफिनेटली चैलेंज है। ये कहना गलत होगा कि बहुत आसान होगा। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है लोगों ने, और कई युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन के बाद भाजपा के अलावा कोई शासन ही नहीं देखा। कई पत्रकार ऐसे होंगे जिन्होंने पैदा होने के बाद कोई भाजपा के अलावा कोई शासन ही नहीं देखा। जाहिर तौर पे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब हदें पार कर दी है। इनका अहंकार इतना ज़्यादा हो गया है। अब मोरबी के अंदर आप देखिए कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम दे दिया। आप तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैंने एक भाजपा के नेता से बात की, मैंने कहा कि 27 साल हो गए, आपने ना सड़कें बनाई, ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना कॉलेज बनाए, क्यों नहीं किया आपने ये काम? हमने दिल्ली में 5 साल में कर दिया। तो वो कहता है करने की ज़रूरत क्या है, कहाँ जाएंगे गुजरात के लोग, हमें ही वोट देंगे, मजबूरी है उनकी। इनका इतना अहंकार हो गया है। तो मैं गुजरात की जनता से कहना चाहता हूँ, एक बार बदल दो इनको, एक बार तोड़ दो इनका अहंकार। ईशुदान जी, जैसे सौराष्ट्र में, जैसे आपके पास सूरत में जो 6 दिग्गज नेताओं को आपने उतारा है, वैसे सौराष्ट्र की सीट आप कवर करते दिख रहे हो, तो वैसे उत्तर गुजरात में कौन सा बड़ा चेहरा होगा? इस बार अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी और झाड़ू चलने वाला है। हम सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब झाड़ू की हवा चलती है ना, तब चेहरे नहीं देखते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की राजनीति में एंट्री होती है ना, 2 चीज़ें होती है। एक तो ज्ञाति जाति वर्ग की राजनीति निकल जाती है, और दूसरा बड़े चेहरे घर पे बैठ जाते हैं। बड़े चेहरे जितने भी होंगे, आप दिल्ली का देख लो, आप पंजाब का देख लो। पंजाब में 92 MLA जीते, उसमें से 82 हमारे फ्रेश हैं। आपको ताज्जुब होगा कि सीएम को हराने वाला सिर्फ मोबाइल शॉप में काम करने वाला बंदा है। हमारे यहाँ टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाती है। हम जनता से पूछते हैं कि ये आपका नेता है, उसको आप वोट देंगे क्या? कॉलिंग करके पूछते हैं, उसका सर्वे आता है, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती है। टिकटें देखो, उससे 2 फायदे होते हैं। मैं भी सब जगह पहुंच नहीं पाता हूं, अरविंद जी पहुंच नहीं पाते हैं, गोपाल भाई पहुंच नहीं पाते हैं। तो एक पूरी सिस्टम लगाइए कि भाई जनता किसको पसंद कर रही है, तो उस आधार पर टिकटें जीत। तो जनता को, जनता के, अब अच्छे कोई कार्यकर्ता है, वो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बेटा हो MLA का, उसको टिकट देते हैं, मंत्री की बेटी हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो। क्या चीज़ है यार, छुटकारा चाहिए जनता को इससे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अब बड़े बड़े चेहरे सब घर पे बैठ जाएंगे। सिर्फ यंग लोगों के लिए काम करने वाला, लोगों के लिए मर मिटने वाले जीतेंगे। अरविंद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अमित शाह कह रहे हैं कि गुजरात में तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, और पिछले सालों में जो भी तीसरी पार्टियाँ थी वो सक्सेस नहीं हुई है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जनता को तय करना है कि तीसरी पार्टी की ज़रूरत है कि चौथी पार्टी की ज़रूरत है। जनता ने पिछले 6 महीने में हमें जितना प्यार और जितना विश्वास दिया है, उससे ऐसा लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, और गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है।
और अभी आपने जो गारंटी दिया है वो गुजरात चुनाव में कितनी इफेक्टिव रहेगी? वो सबसे ज़्यादा लोगों को गारंटी पसंद आ रही है, हमारा एजेंडा पसंद आ रहा है, हमारी बातें पसंद आ रही हैं। छोटी सी बात है कि अगर कोई पूछे कि आज कोई आदमी बीजेपी को वोट क्यों दे, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों दे कोई बीजेपी को वोट? अगर आज कोई पूछे कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे, तुरंत लोग कहते हैं बिजली मुफ्त करेंगे ये लोग, तुरंत लोग कहते हैं स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, रोजगार देंगे, तो इसीलिए लोग वोट देंगे हमें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बेच रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, तो तुम तो फ्री की रेवड़ी खाते हो। केजरीवाल कहता है कि हर आदमी को, आम बंदे को भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो तुम अमेरिका उसका इलाज करा के आते हो फ्री में, और एक आम आदमी के लिए मैं कहता हूं मैं अच्छा अस्पताल बनाऊंगा, तुम्हारा इलाज मुफ्त कर दूंगा, तो तुमको तकलीफ होती है। ऐसा क्यों? केजरीवाल जी भैया कि आपका जो OTP का जो कॉम्बिनेशन है बहुत फेमस है, वो कितना कारगर रहेगा ये चुनाव में? O फॉर OBC, T फॉर ट्राइबल। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने OBC का बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया तो OBC लोग, समाज बहुत खुश है, आपको वोट देगा। T फॉर ट्राइबल, लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समाज बहुत खुश है। और P फॉर पाटीदार, हमारा अध्यक्ष जो है वो पाटीदार है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम कोई कास्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। मैं बिजली फ्री करूँगा, सबके लिए करूँगा। मैं स्कूल बनवाऊँगा, सबके बच्चों को पढ़ाऊँगा, सबके बच्चों का भविष्य बनाऊँगा। मैं अगर अस्पताल बनाऊँगा, सबका इलाज फ्री में करूँगा, चाहे किसी भी समाज का हो। केजरीवाल जी, ईसुदान जी, थैंक यू। कमल सोनी, VNN TV अहमदाबाद। थैंक यू।